नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर जीएस में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट क्रैश कोर्स का आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम आपके सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। दोस्तों, अगर इस साम्राज्य के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के फलक पर जब हम राजनीति, एकीकरण, मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था और विशाल सीमाओं वाले साम्राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहला और प्रतापी नाम मौर्य साम्राज्य का आता है। इससे पहले भारत छोटे छोटे 16 महाजनपदों और क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित था, जिनमें आपसी संघर्ष के कारण उत्तर पश्चिम से होने वाले विदेशी आक्रमणों का खतरा लगातार बना रहता था। इस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में मगध की भूमि पर एक ऐसे युग पुरुष का आविर्भाव हुआ जिसने भारत को पहली बार राजनीतिक रूप से एक सूत्र में पिरोया। हम बात कर रहे हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। उनके प्रारंभिक जीवन और कुल के विषय में बौद्ध और जैन ग्रंथों में अलग अलग मत मिलते हैं, किंतु तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य की कुशाग्र बुद्धि, राजनीतिक दूरदर्शिता और अदम्य कूटनीति के ने उन्हें नंद वंश के अंतिम क्रूर शासक घनानंद को अपदस्थ करने में सक्षम बनाया। चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य संचालन की जिस नीति, सप्तांग सिद्धांत और गुप्तचर तंत्र का प्रतिपादन किया है, उसी की नींव पर मौर्य साम्राज्य की विशाल इमारत खड़ी हुई। दोस्तों, आगे बात करें इस साम्राज्य में सेल्यूकस निकेटर के साथ हुए युद्ध और इसके साहित्यिक साक्ष्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल उत्तर भारत को जीता बल्कि पश्चिमोत्तर सीमा पर यूनानी प्रभाव को भी समाप्त किया। वर्ष 305 ईस्वी में उन्होंने सिकंदर के सेनापति और तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। इस युद्ध के बाद दोनों के बीच एक ऐतिहासिक संधि हुई जिसके तहत सेल्यूकस ने काबुल, कंधार, हेरात और मकरान के भूभाग चंद्रगुप्त को सौंपे और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह उनके साथ किया। इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 युद्धक हाथी उपहार में दिए थे। अगर बात करते हैं इस काल के प्रशासन और समाज को जानने के लिए तो दोस्तों हमें दो ग्रंथ मील का पत्थर साबित होते हैं। वो दो ग्रंथ है, पहला चाणक्य का अर्थशास्त्र जो प्रशासनिक मशीनरी, कर प्रणाली और न्याय व्यवस्था का विशद वर्णन करता है, और दूसरा है यूनानी राजदूत मैग्नेस्थीस द्वारा रचित इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन, 30 सदस्यों की और 6 समितियों का द्वारा संचालन और भारतीय समाज के 7 जातियों में विभाजित होने का सजीव वर्णन। दोस्तों, अगर इस मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रतापी और महान प्रशासक का नाम अगर हम देखते हैं तो उसमें जो नाम आता है वो आता है सम्राट अशोक महान का। दोस्तों, बात करते हैं उनके कलिंग युद्ध, धम्म नीति और अभिलेखों की, तो कलिंग युद्ध और अशोक का महान हृदय परिवर्तन। मौर्य वंश के सबसे प्रतापी, लोकप्रिय और दूरदर्शी सम्राट अशोक महान हुए। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में अशोक ने तटीय राज्य कलिंग, आधुनिक उड़ीसा पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध का भीषण रक्तपात, 1.5 लाख लोगों का बंदी बनाए जाना, 1 लाख से अधिक सैनिकों का मारा जाना और अनाथ बच्चों और रोती बिलखती महिलाओं के क्रंदन ने अशोक के भीतर एक ऐसी गहरी मानसिक और आत्मिक क्रांति को जन्म दिया जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। इस युद्ध के पश्चात का जीवंत वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इस युद्ध के बाद उन्होंने तलवार का रास्ता सदा के लिए त्याग दिया और भेरी घोष युद्ध की घोषणा के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से ली और अपने जीवन को शेष समय प्रजा के कल्याण और नैतिकता के प्रसार में समर्पित किया। अशोक का धम्म और अभिलेखी इतिहास। अगर अशोक का धम्म कोई नया धर्म या संप्रदाय नहीं था बल्कि यह एक सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, भाईचारे और मानवीय आचार संहिता का समुच्चय था, जिसमें बड़ों का आदर, गुरुजनों की सेवा, दासों और सेवकों के प्रति उदार भावना तथा सभी जीवों के प्रति अहिंसा पर बल दिया गया।
इसके प्रचार के लिए उन्होंने धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। अशोक के संदेशों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए पाषाण स्तंभों और शिलाओं पर संदेश खुदवाए गए, जिन्हें अभिलेख कहा जाता है। भारत के मुख्य भूभाग में ये अभिलेख ब्रह्मलिपि बाएं से दाएं में थे, जबकि पश्चिमोत्तर में ये खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं में लिखे मिले। वर्ष 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्वान जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम इन ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अगर आज के अगले टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो आपका अगला टॉपिक है आज का गुप्त साम्राज्य, जिसे भारतीय प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और इसमें हम बात करेंगे सबसे प्रतापी राजाओं समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। अगर गुप्त वंश की स्थापना और समुद्रगुप्त की दिग्विजय की बात करें, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के सदियों के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का जो दूसरा स्वर्णिम काल आया, उसे गुप्त साम्राज्य कहा जाता है। और इस कालखंड को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने प्राचीन भारत के महानतम विजेताओं में गिने जाते हैं। उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख में उनकी दिग्विजय नीतियों का विस्तृत वर्णन है। उनकी सैन्य प्रतिभा से प्रभावित होकर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा। संगीत के प्रति प्रेम के कारण उनके स्वर्ण सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य और सांस्कृतिक उत्कर्ष की बात करें, तो समुद्रगुप्त के पश्चात उनके प्रतापी पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठे, जिन्हें इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी भारत में अंतिम शासक को पराजित कर शकारी की उपाधि धारण की और शुद्ध चांदी के सिक्के चलवाए। उनके दरबार में महाकवि कालिदास, खगोल शास्त्री वराह मिहिर और आयुर्वेद शास्त्री धन्वंतरी जैसे नवरत्न शोभा बढ़ाते थे। उनके काल में चीनी यात्री फयान 399 से 400 ईस्वी पूर्व 399 से 414 ईस्वी में भारत आया था। दोस्तों, अगर आज के अगले टॉपिक की बात करें, तो अगला टॉपिक है वर्धन वंश और सम्राट हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश का उदय और कन्नौज की राजधानी। गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तर भारत में फैली राजनीतिक अराजकता को समाप्त करने का श्रेय थानेश्वर के पुष्यभूति वंश को जाता है। इस वंश के सबसे प्रतापी सम्राट हर्षवर्धन हुए। अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद मात्र 16 वर्ष की आयु में हर्ष ने गद्दी संभाली और अपनी राजनीतिक सूझबूझ से थानेश्वर के साथ साथ कन्नौज को अपनी मुख्य राजधानी बनाया, जो आगे चलकर उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बन गया। अगर ऐतिहासिक स्रोत, नर्मदा का युद्ध और साहित्यिक उपलब्धियों की बात करें, तो हर्षवर्धन के शासनकाल की प्रामाणिक जानकारी उनके दरबारी कवि बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और चीनी यात्री वेन सांग के यात्रा वृत्तांत से मिलती है। हर्ष ने जब अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर करना चाहा, तब नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें पराजित करके रोक दिया। एहोल प्रशस्ति में इसका विवरण मिलता है। हर्ष स्वयं एक उच्च कोटि के लेखक थे, जिन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका संस्कृत नाटक रचे थे। निष्कर्ष की बात करें, तो मौर्यों के सुदृढ़ प्रशासन, गुप्तों के सांस्कृतिक स्वर्णकाल और हर्षवर्धन के साहित्यिक संरक्षण का यह कालखंड भारतीय इतिहास की रीढ़ है दोस्तों। और यह पेट और अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से सर्वाधिक आकंदायी और महत्वपूर्ण टॉपिक था। दोस्तों, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगले क्लास को देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अपने तीसरे दिन के क्रैश कोर्स की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।